रविंद्र चौबे जी, आदरणीय अमरजीत जी, आदरणीय रुद्रगुरु जी, भाई शैलेश जी, भाई प्रदीप शर्मा जी, रामगोपाल अग्रवाल जी और हमारे बहुत सारे आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, रमेश बुलेने जी और कुछ हमारे कोरोना काल के कारण से डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अनुशासन में बैठे हुए हमारे और प्रवक्तागण, साथ ही उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, अभी लगातार देश में जो स्थिति बनी है उसकी चर्चा हो रही है। कृषि कानून, ये दरअसल कृषि कानून नहीं है बल्कि पूंजीपतियों को लाभ देने का कानून है। पहली बार ये हुआ है कि किसी भी राजनीतिक दल ने न ही किसी किसान संगठन ने यह मांग की है कि कृषि कानून में बदलाव किया जाना चाहिए, लेकिन ये हुआ। इसी बीच में बलियान जी आए थे और उन्होंने चुनौती दी थी। हमारी चुनौती तो पहले अकबर जी ने यही चुनौती उसकी स्वीकार की थी कि किसी भी मंच में आ जाइए, स्थान और समय आप तय करें, हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। बलियान जी ने एक बात कही, धान खरीदी करने के लिए, अनाज खरीदी करने के लिए पूरे देश में जो व्यवस्था है वो एफसीआई की है और राज्य सरकार एजेंसी के रूप में काम करती है। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही और यही बात मैं विधानसभा सत्रों में अनेक बार मैं इसको विधानसभा में भी कह चुका हूं कि राज्य सरकार एजेंसी है। जैसे राज्य सरकार की एजेंसी मार्फेड है, उसी प्रकार से अनाज खरीदी करने के लिए भी एक माध्यम है राज्य सरकार। केंद्र सरकार एमएसपी तय करती है और अनाज संग्रहण करने का काम भी एफसीआई के माध्यम से भारत सरकार करती है। पहली बार उन्होंने स्वीकार किया। सवाल इस बात का है कि जब एजेंसी हैं और अनाज यहाँ खरीदना है तो फिर ये कैप क्यों लगाया जाता है कि आप 24 लाख मीट्रिक टन ही आप चावल देंगे एफसीआई में। राज्य सरकार को जितना जरूरत है करीब 24 लाख मीट्रिक टन राज्य सरकार को आवश्यकता होती है और 24 लाख टन एफसीआई भारत सरकार खरीदेगी। तो फिर बचत धान कहाँ जाएगा? इस मामले में जब सवाल किया गया तो भारत सरकार के अधिकारी बोले कि ये तो बदल गया है, अब जिम्मेदारी भारत सरकार की नहीं है। ये उस समय बदला जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 14 जून 2014 को, जून 2014 में उन्होंने पत्र लिखा कि जो राज्य सरकार बोनस देगी वहाँ से अनाज नहीं खरीदा जाएगा। वो न लोकसभा में आया है न किसी एक संशोधन किया है, एक आधिकारिक आदेश से जारी हो गया और फिर अनाज खरीदी, जहाँ बोनस देना है वहाँ अनाज खरीदी बंद हो गई। हम लोग आंदोलन किए, आप सबको पता है, लगातार आंदोलन किए थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते रहे कि यदि आप बोनस नहीं दोगे तो हम क्षेत्र में किसी गांव में नहीं घुस सकते। और उस समय 2017-18 में 2 साल के लिए बोनस की अनुमति दी, उसमें छूट दी गई और 300 रुपया बोनस उन्होंने दिया। और उसी का लाभ हमको 2018 जब चुनाव 2019 में जब हम सरकार में आए तो 25 रुपये में धान खरीदी की, क्योंकि उसमें छूट मिला हुआ था। उसके बाद फिर जब 2019 में खरीदी करना, 19-20 में खरीदी करना था, हमने अनेक बार पत्राचार किया पासवान जी को, जो अब नहीं रहे, दिवंगत हो गए, तत्कालीन हमारे खाद्य मंत्री। फिर कृषि मंत्री के पास गए, कृषि मंत्री के पास तो हमारे खाद्य मंत्री और कृषि मंत्री साथ में गए, रात में मीटिंग हुई, हम लोग चार्टर प्लेन करके गए, भैया कि हमारा धान तो खरीद लो, अनुमति तो दे दो। उन्होंने टस से मस नहीं हुए और उन्होंने हमको अधिक धान लेने से इनकार कर दिया था। तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी हुई सरकार और उसके कृषि राज्य मंत्री बलियान के बयान में जो विरोधाभास है इससे स्पष्ट हो जाता है। दूसरी बात, जब हमें पत्र मिला कि अब ये जो बोनस देंगे वहाँ धान खरीदी नहीं करेंगे,
तो हमारे सामने समस्या थी कि छत्तीसगढ़ में तो बरसात में धान के अलावा कोई दूसरा होता नहीं, बहुत हो गया, गन्ना हो गया, मक्का हो गया, इसके अलावा कोई फसल ले नहीं पाते। हमारे पास दो मानसून है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी का है, दूसरा हमारे मानसून जो केरल और मुंबई से आती है। तो दो मानसून हमारे यहाँ से बरसात अधिक होती है, तो हमारे दूसरे फसल ले ही नहीं सकते। हमारी परिस्थिति, भौगोलिक परिस्थिति उस प्रकार से है। लेकिन केंद्र सरकार मानी नहीं। तब हम लोगों ने सोचा कि इस धान का खपत क्या करना, हम किसान को जो वादा किए उसे धोखा नहीं दे सकते, उसका दूसरा रास्ता क्या है। फरवरी 2019 में सबसे पहले न्यू सर्किट हाउस में हमने कार्यशाला आयोजित की, जिसमें बैंकर्स भी आए थे, जिसमें वैज्ञानिक भी आए थे, कृषि वैज्ञानिक भी आए थे, कृषक समाज के लोग, संगठन के लोग भी आए थे, हमारे अधिकारी भी थे। दिन भर कार्यशाला चला कि आखिर प्लांट किस प्रकार से होगा, इसमें इथेनॉल कितना निकलेगा, और इथेनॉल के बारे में बता दे। रविशंकर यूनिवर्सिटी के प्रयोगशाला में इसको निकाला गया, पंजाब यूनिवर्सिटी में भेजे, वहाँ पता किए दुनिया में कहाँ कहाँ उत्पादन होता है, उसके बारे में जानकारी। लगातार हम लोग कोशिश करते रहे, और हमने भाई भारत सरकार को पत्र लिखा कि भाई हमको पेडी से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाए। जब आप चावल हमारा नहीं खरीद रहे, धान हमारा नहीं खरीद रहे, हमको अनुमति दे दो ना भाई, हम खरीदेंगे और हम क्या उपयोग करेंगे, इसकी भी अनुमति आप नहीं देंगे। ये कौन सी बात हुई। प्रधानमंत्री की पत्र लिखा, खाद्य मंत्री को पत्र लिखा, पेट्रोलियम मंत्री को पत्र लिखा, कृषि मंत्री को पत्र लिखा, क्योंकि इंटर डिपार्टमेंटल ये अनुमति लगनी है, कृषि से भी, खाद्य से, पेट्रोलियम से। लगातार हम लोग संपर्क करें, व्यक्तिगत रूप से भी जाके मिले हैं और पत्राचार भी किए, टेलीफोनिक भी बात की, तब जाके ये स्थिति बनी कि हाँ इसकी अनुमति दी जा सकती है। दी जा सकती है तो इसका रेट क्या होगा, तो रेट जाके अब जाके 54 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से ये लोग खरीदेंगे। नहीं तो धान के इसके पहले कोई रेट नहीं था, मतलब शुगर केन का था, भूसी से था, गन्ने के छिलके से था, उससे जो पेट्रोलियम निकलना उसका रेट तय था। लेकिन धान से जो इथेनॉल बनेगा उसका रेट भारत सरकार ने, इंडियन ऑयल ने तय नहीं किया था। वो लगातार हम लोगों का आग्रह, दबाव से ही ये संभव हो पाया। और आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है, पिछले महीने हम लोगों ने 4-6 फैक्ट्रियों से हमने एमयू कर लिया। वो प्लांट पेडी से इथेनॉल बनाने के प्लांट के लिए हमारा अनुबंध हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ देखिए किसी पे किस प्रकार से ये लोग कुठाराघात कर रहे हैं कृषकों पर। जो शुगर फैक्ट्रियां हैं उस पर भी उन्होंने कैब लगा दिया है कि आप इससे ज़्यादा शक्कर उत्पादन नहीं कर सकते। तो हमने उन फैक्ट्रियों में भी एथेनॉल बनाने के लिए टेंडर किया था, वो भी स्वीकृत हो गए हैं। तो अब हम गन्ना से भी एथेनॉल बनाएंगे छत्तीसगढ़ में, और धान से भी एथेनॉल बनाएंगे। क्योंकि शांता कुमार की जो रिपोर्ट है, आज भले पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, उसके कारण से भले भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी सरकार बैकफुट में है कि हम एमएसपी बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन शांता कुमार की रिपोर्ट चीख चीख के कह रही है कि वो एफसीआई के जो दायरा है उसको सीमित करना चाहते हैं, वो एमएसपी बंद करना चाहते हैं, वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली बंद करना चाहते हैं, मंडी खत्म करना चाहते हैं, किसानों को खत्म करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं। ये सारी बातें आ चुकी है और देर सवेर एमएसपी बंद होने वाला है। ऐसे स्थिति में हम छत्तीसगढ़ के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए ये एथेनॉल प्लांट हम यहाँ लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में हम लगाएंगे ताकि किसानों को कभी भी धान बेचने में कोई परेशानी न हो। क्योंकि हरित क्रांति, इंदिरा जी ने जो हरित क्रांति का जो आह्वान किया और पूरे देश के किसानों ने जो अनाज उत्पादन किया, आज स्थिति ये है कि एफसीआई में अनाज रखने की जगह नहीं है। 3 साल तक के अनाज पूरे हिंदुस्तान को खिलाया जा सकता है, इतना अनाज हमारे पास है, लेकिन उसका क्या उपयोग हो, उसका वैल्यूडेशन किस प्रकार से हो,
इसके बारे में भारत सरकार मौन थी। और तब हमारे साथियों ने, चाहे प्रदीप शर्मा जी हों, रोहिणी चौबे जी हों, भाई अमरजीत जी हों, सब लोगों ने प्रयास किया, हमारे अधिकारियों ने प्रयास किया, तब जाके ये दबाव बना कि भैया आप पेट्रोलियम पदार्थ विदेशी धन लगा के लेते हैं तो कम से कम यदि हिंदुस्तान में उत्पादन होगा उतना हमारा विदेशी धन तो बचेगा। और फिर यदि इंटरनेशनल मानक के भी तौर पे देखें तो 20% तक के हम इथेनॉल, बायोइथेनॉल हम मिला सकते हैं। तो आज तो मुश्किल से 4-6% तक के ही है, तो 14% का हमारे पास कुशन है। तो ऐसी स्थिति में तो अनुमति देना चाहिए। अनाज सड़े उसके बजाय यदि इथेनॉल बन जाए, किसानों को रेट मिलेगा, नए उद्योग खुलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत सरकार के विदेशी धन भी बचेगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और इसके बारे में हमने प्रयास किया। भले वो पीठ अपना थपथपा रहे हैं, थपथपाने दीजिए, लेकिन प्रयास छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ, छत्तीसगढ़ के लोगों ने किया, छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। उस समय जब इथेनॉल की बात हमने विधानसभा में कही तो लोग तो कहते थे यदि ऐसा हो जाता है तो भूपेश बघेल की सरकार को तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, ये कहा था। और आज वो सही हो गया। हमारे फरवरी 2019 से हमने प्रयास किया, आज अक्टूबर 2020 है। इस 1.5 साल के अंतराल में हमको सफलता मिली। ये हमारे लगातार निरंतर प्रयास करने से ये संभव हुआ है। ये हमारा प्रयास है, हम छत्तीसगढ़ के किसानों के हित को ध्यान में रख के हम लोग कर रहे हैं। और ये जो लोग आज कल जो प्रधान जी कह रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बैठे थे, वही लोग विधानसभा के बाहर विरोध कर रहे थे और कल वो सुन रहे थे। मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि जो विरोध करने वाले उस रेल लूटने के चक्कर में। अब देखिए एमयू हो गया, ज़मीन तलाश लिए हैं, उसके बाद प्लांट लगेगा तो साल भर तो लग ही जाएगा कम से कम। उसमें अभी चौबे जी ने जो कहा ना कि एफसीआई से आपको करना है, बल्कि भारत सरकार को छूट देनी चाहिए। भाई एफसीआई से क्यों? राज्य सरकार यदि धान उपार्जन कर रही है और जितना एफसीआई लेती है उससे अतिरिक्त जो हमारे पास अनाज पड़ा है, भाई पिछले साल क्या हुआ? पिछले साल हमसे 24 लाख मीट्रिक टन का लिया, राज्य सरकार के पास 23-24 लाख मीट्रिक टन, तो 46-47 लाख मीट्रिक टन हुआ। वो तो कोरोना आ गया, इसका से 5 लाख मीट्रिक टन का हमको अतिरिक्त दिए, नहीं तो हमारा उतना धान तो फिर बचता। यदि एफसीआई के चावल यदि प्लांट उपयोग करेंगे तो फिर हमारे पास जो सरप्लस बचा उस चावल धान का क्या होगा? इसलिए इस आदेश में संशोधन होना चाहिए। राज्य सरकार जो धान उपार्जन करती है उसका उपयोग इस इथेनॉल प्लांट में होना चाहिए। मैं समझता हूँ देर सवेर इसको भी स्वीकार कर लेंगे। लगाने के लिए स्वतंत्र है, क्यों नहीं? हाँ, अभी तो वही एफसीआई खुद बोल रही ना कि हमारे धान को लो, हमारे चावल को लो, तो वो तो मिलेगा ही। मतलब उद्योगों को रॉ मटेरियल की कहीं कोई कमी नहीं होना है, उसको धान चावल मिलेगा ही। ये कह रहे हैं कि हम एफसीआई से लो। अब हमारे डिमांड होगा कि हम राज्य सरकार से भी हमको जो हमारे पास जो अनाज सरप्लस है उसकी अनुमति होनी चाहिए। क्योंकि देखिए पहले चौबे जी ने जो बात कही आपने नहीं सुनी। राज्य सरकार कितने खरीद रही है? 83 लाख मीट्रिक टन पिछले साल खरीदी। भारतीय जनता पार्टी के शासन में तो 70 लाख मीट्रिक टन तो गया था। हम जब आए तब 80 लाख मीट्रिक टन गया, दूसरे साल 83 लाख, लेकिन इस साल तो 85 लाख से भी ऊपर चला जाएगा। लेकिन उत्पादन कितना हो रहा है? 1 करोड़ 25 लाख मीट्रिक टन का हो रहा है। गर्मी फसल में अलग होता है, उसका कोई हिसाब हम नहीं रख पा रहे हैं। तो धान की कोई कमी था ही नहीं हमारे पास। मोहन जी थोड़ा सा एक आध राइस मिलर के पास बैठ जाइए,
राम गोपाल अग्रवाल के पास बैठ जाइए, तो ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप उसको समझना चाहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। धान 100 किलो चावल, धान में 66 किलो चावल निकलता है। 2 किलो आपका कोढ़ा निकलता है, पालिश कोढ़ा। उसके बाद बचत है वो छिलके के रूप में आता है। पालिश कोढ़ा के जो तेल निकलता है राइस ब्रान, उसका आप खाना पकाते हैं। आपके यहाँ बहुत है ही नहीं। ये हिसाब नहीं समझोगे फिर ये तो सवाल ही नहीं है। तो ये हिसाब किताब इसीलिए नहीं देखिए, समझ पा यदि रहे। 85 लाख जो है यदि खरीदी करते हैं तो वो 60 लाख से ऊपर ही बनेगा ना। हमारे पास तो सरप्लस धान तब भी है। अजय, देखिए सबसे पहली बात यह है कि भारत कोरोना काल के कारण से सारी फैक्ट्रियां बंद है, और पश्चिम बंगाल से जहां जूट मिल है वहां फैक्ट्रियां बंद थी। भारत सरकार के द्वारा ही विभिन्न राज्यों में जहां जहां डिमांड है उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि भाई उसके हिसाब से हम आपको बारदाने उपलब्ध कराएंगे, बारदानों गठान उपलब्ध कराएंगे। तो जैसे जैसे उपलब्ध होगा हम आपको आपके यहाँ सप्लाई करेंगे। ये सुनिए एक मिनट के लिए। तो ये जो हमको पुराने गठान भी उपयोग करना पड़ेगा, तब जाके दोनों को मैच करेंगे, तब जाके इस साल धान खरीदने के लिए बारदाना हमारा हो पाएगा। उसमें भी कमी आएगी, और इसलिए जब आपूर्ति वो नवंबर में नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम खरीदी नवंबर में कैसे कर पाएंगे। हम तो चाहते हैं पहले कर लें, लेकिन मजबूरी है। बारदाना ही नहीं होगा तो खरीदी कैसे होगी। भारत सरकार उपलब्ध ही नहीं करा पा रही है। थोड़ा नीचे करके उसको तो आवाज आएगी। वो तो हमारे दबाव के चलते ही हो गया। मैं तो इतना ही बताया ना, हम लोग लगातार प्रयास किए तब जाके अनुमति मिली। हम लोग प्रयास किए तब जाके इंडियन ऑयल ने पेडी के इथेनॉल के रेट तय किया जो 54 रुपये प्रति लीटर है। तो जब रेट तय हो गया तो खरीदी होगी। वो तो हमारे इंडियन ऑयल के जितने भी डिपो है वहाँ सब खप जाएगा हमारे जितना इथेनॉल प्रोडक्ट होगा। भाई छत्तीसगढ़ के बुद्धिजीवी जनता जान रही कि प्रयास किसने किया, यहाँ के पत्रकार लोग जान रहे हैं किसने प्रयास किया। यहाँ विधानसभा के रिकॉर्ड देख लीजिए, प्रयास किसने किया। जितने पत्राचार मैंने किया वो सारी चिट्ठियाँ यहाँ है, किस किस तारीख को मैंने पत्र लिखा, कब कब जाके वहाँ के मंत्रियों से मिले, वो सारे रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे। यहाँ कब कब वर्कशॉप किए, कब कब हमने अध्ययन दल भेजा, वो सारी जानकारी हमारे पास है। तो दूसरा कोई श्रेय कैसे ले पाएगा। कहाँ से नोटिफिकेशन हो गया? क्यों नहीं हुआ? राष्ट्रपति से हस्ताक्षर हो गया, उसके बाद कौन रोकेगा? वो तो जारी हो। भाई सवाल ये है कि यदि जो बिल है, कोई भी बिल विधानसभा या लोकसभा में पारित होने के बाद वो अनुमोदन के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के अनुमोदन होने के बाद वो गजट में नोटिफाई हो जाता है। वो तो तत्काल वो तो स्वमेव हो जाता है जी। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि आखिर जो गैर भाजपा शासित राज्य है वहीं राजभवन का उपयोग राजनीतिक रूप में क्यों किया जा रहा है।
देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो पूर्ण बहुमत की सरकार है उसे विधानसभा बुलाने से राज्यपाल नहीं रोक सकते, लेकिन फिर भी राज्यपाल ने कुछ क्वेरी की है तो उसके जवाब बना के हम आज शाम से पहले भेज देंगे। और यदि उसके बाद भी, मैं समझता हूँ कि उसके बाद भी अनुमति नहीं मिलेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता, अनुमति मिलनी चाहिए। और यदि नहीं मिलता तो आप और हम साथ हैं, आगे चर्चा कर लेंगे। ये बहुत देर से लगा हुआ है, चलो भाई। हम तो भारत सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं। मैं तो इसी राजीव भवन के पवित्र मंच पे मैंने कहा था कि भारत सरकार एक लाइन लिख दे कि एक राष्ट्र एक बाजार, तो एक दर भी होना चाहिए, एक कीमत भी होना चाहिए, चाहे वो मंडी के भीतर हो चाहे मंडी के बाहर हो। समर्थन मूल्य से नीचे कोई खरीदी नहीं करेगा, और यदि खरीदी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये लाइन करते मैं भारत के किसानों की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि कोई आंदोलन नहीं होगा। ये मैंने कहा था, भारत सरकार तय करे ना, चाहे वो कृषि मंडी के लाइसेंस से खरीदे चाहे वो पेन कार्ड से खरीदी, जैसे अभी नया कानून बना है उससे भी खरीदी करे, पेन कार्ड से खरीदे, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकेगा, ये भारत सरकार गारंटी दे। एक ही लाइन में इसमें वायबल है जी, एक ही लाइन का जवाब है। अरे यार वो आ चुका है, उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। कृषि मंत्री भी बोल चुके हैं उस मामले में, और क्षेत्रीय विधायक हमारे गृह मंत्री भी बोल चुके हैं। और कोई ठीक है? क्यों, तुम्हारे तरफ से कोई सवाल नहीं है? हाँ जी, हाँ, 4 MOU हो गया है। मुंगेली जिले में 2 खुलेंगे, एक जांजगीर, एक महासमुंद, और एक जांजगीर, एक महासमुंद, 2 मुंगेली अभी और आगे जांजगीर ले जाएंगे, वहाँ सबसे ज़्यादा धान उत्पादन होता है, धमतरी में होता है, वो है बालोद हो जाए। जो उन्होंने सवाल पूछा उसका उत्तर था, मैंने दिया वही है। आखिर राजभवन को राजनीतिक अखाड़ा केंद्र बिंदु नहीं बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार चुकी है। रमन सिंह हारे हुए सेनापति हैं। 15 साल राज करने के बाद 15 सीट में सिमट गए, उपचुनाव हुए तो 14 सीट में आ गए हैं। अब उसका हार स्वीकार करना चाहिए। बैकडोर से शासन चलाने की कोशिश उसको नहीं करना चाहिए रमन सिंह जी। हाँ जी, वो सारी बातें उसको याद आ रही है। रमन नहीं ये रावण है, बर्बादी का कारण, नारा लगते थे ना, वो सारी बातें उसको स्मृति में फिर से आ रहे हैं। खाली बैठे हैं तो सारी बातें, पुरानी बातें घूम रही है तो उसी बोल देते हैं, फ्लैशबैक में चलते हैं। कहाँ बात करने आ रहे हैं? भाई राहुल जी एक बात और कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सारी बातें आ जाएगी, जैसे आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, उसी प्रकार से देश की समस्याएं सामने आ जाती।
चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।